नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। सुबह के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि दिन भर क्या कुछ रहने वाला है, खास राजनीति में क्या है हलचलें। सबसे पहले हम बात करते हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना के खिलाफ एक बड़ा फैसला कल आया, उनको सजाए मौत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मौत की सजा शेख हसीना को सुना दी है। शेख हसीना के खिलाफ पिछले साल छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर मुकदमा चल रहा है। बांग्लादेश की कोर्ट ने पूर्व PM शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध करने का दोषी ठहरा दिया है। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को 1400 हत्याओं का दोषी माना है और फांसी की सजा दी है। हसीना के साथ ही उनके गृह मंत्री और पूर्व पुलिस के चीफ चौधरी अब्दुल्ला को भी मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाया गया है। शेख हसीना को न्याय को रोकने, हत्या का आदेश देने और हत्याओं को रोकने में असमर्थ रहने का दोषी पाया गया है और कोर्ट ने कहा है कि इस बात के कई साक्ष्य हैं कि हसीना ने हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया और यह आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा है कि शेख हसीना दोषी साबित होती हैं, उनको 3 ग्राउंड के आधार पर दोषी करार दिया जा रहा है। शेख हसीना ने एक तो लोगों को भड़काया, दूसरा हत्या का आदेश दिया है और तीसरा दोषियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है और यही वजह है कि उनको सजाए मौत मिली। शेख हसीना को पहले चार्ज में मरते दम तक जेल में रखने की सजा सुनाई गई है। पिछले 15 महीनों से शेख हसीना भारत की मेहमान है और अब भारत में वो रुकी हुई हैं। ऐसे में सबकी निगाहें भारत के ऊपर ही हैं। शेख हसीना को सजाए मौत मिली है, क्यों मिली है, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम समझा रहे हैं। फैसले के बाद हिंसा और बढ़ने की आशंका को देखते हुए पूरे बांग्लादेश में राजधानी ढाका में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। क्यों मिली है सजाए मौत? तो अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हत्या हुई थी और छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर उन पर मुकदमा दायर किया गया था पिछले साल, जिस पर अब जाकर सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 1400 हत्याओं का जिम्मेदार दोषी माना है शेख हसीना को, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की। घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दिया शेख हसीना ने, कोर्ट ने साबित किया है कोर्ट में, और 3 ग्राउंड के आधार पर उनको दोषी करार दिया गया है। हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा है, हत्या के लिए लोगों को आदेश देने का भी आरोप लगा है, लोगों को भड़काने का भी आरोप लगा है शेख हसीना पर। बढ़ेंगे आगे, बात अब करते हैं बांग्लादेश के बाद बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को बम्पर जीत मिल गई, जनादेश भी मिल गया है और नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पटना में इस वक्त जोरों पर है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज NDA विधायक दल की बैठक होनी है। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उनको विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। कल उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी और 19 नवंबर को विधानसभा भवन के जाने की जानकारी भी दी थी। मंगलवार यानी कि आज का दिन JDU विधायक दल की बैठक का भी होगा और BJP विधायक दल की बैठक का भी होगा और इसके बाद आज ही NDA की बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। तो लगभग नाम पर मुहर लग गई है। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले और कहा जा रहा है कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। गांधी मैदान में नीतीश कुमार ही बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दर्द एक बार फिर से मंच पर झलक गया है जब वो अपने समाज के बीच पहुंचे और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 2023 की बम्पर जीत को याद करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीत के बाद बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम आने पर उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई है। क्या कुछ कहा उन्होंने मंच पर, कार्यक्रम के दौरान एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थक खुलकर ये कहते नजर आए हैं कि 2023 में जिस फसल को शिवराज सिंह चौहान ने बोया था उसे किसी और ने काट लिया, लेकिन कभी शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को सीधे तौर पर नहीं कहा। लेकिन जब वो अपनों के बीच आए तो दिल का दर्द जुबां पर आ ही गया। लेकिन मैं समाज को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ, वो मेरी परीक्षा की घड़ी थी। तय हुआ कि मुख्यमंत्री मोहन जी होंगे, मेरे माथे पर बल नहीं पड़ा। अलग अलग रिएक्शन हो सकते थे, गुस्सा आ सकती थी, और मैंने इतनी मेहनत करी और कौन को वोट दिए, लेकिन दिल ने कहा शिवराज ये तेरी परीक्षा की घड़ी है, माथे पे सिकन मत आने देना, आज तू कसौटी पर कसा जा रहा है। और मैंने नाम प्रस्तावित किया। अब ये देखिए
ये परीक्षा होती है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में काम करने का मौका मिला और मुझे पत्रकारों ने उससे पूछा तो मैंने ये कहा कि और क्या देती पार्टी, 4 बार मुख्यमंत्री, 6 बार सांसद, 6 बार विधायक। तो एक रिएक्शन ये होता है, संयम रखना, धैर्य रखना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस भाषण से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी इसे बेहद सामान्य घटनाक्रम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर इसको लेकर तंज भी कसा। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को 2023 में सीएम ना बनाए जाने पर बवाल खड़ा हुआ हो। इसके पहले भी उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान बुधनी में एक ऐसा ही बयान दे चुके हैं। शिवराज समर्थक तो इस मामले में खुलकर बोलने से कभी चूकते नहीं हैं, लेकिन खुद पूर्व सीएम के द्वारा जब ये कहा गया तो विपक्षियों को बैठे बैठाए मौका मिल ही गया। पार्टी में भी अंदरूनी कानाफूसी शुरू हो गई है। अनुराग मालवी, INS24/7 भोपाल। तो एनडीए में देखिए, एनडीए की बिहार में बम्पर जीत हुई है। ऐतिहासिक जीत के बाद अब पश्चिम बंगाल को लेकर सियासत हो रही है। एक तरफ तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीति देखने को मिल रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी चुनावी बिसात बिछाने की शुरुआत कर दी। छत्तीसगढ़ के नेता कैसे संभाल रहे हैं बंगाल की कमान, और क्यों बिहार के बाद बंगाल के चुनाव को लेकर गरमाई है सियासत, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी, गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुँचती है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने बिहार के चुनाव में खूब पसीना बहाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा बिहार के चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आए। किरण सिंहदेव के नेतृत्व में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की टीम भी मोर्चे पर तैनात रही। छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिन सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां का स्ट्राइक रेट शानदार रहा और अब प्रदेश के बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल में भगवा लहराने के संकल्प का वाहक बनने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने कर दी है। बीते 10 दिन से पवन साय बंगाल में मौजूद हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी ने अपने रणनीतिकारों को पश्चिम बंगाल भेजने की शुरुआत कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ से बीजेपी के चुनिंदा बीजेपी नेताओं को बंगाल फतह के लिए जल्द ही भेजा जाएगा। दूसरी तरफ बिहार के बाद बंगाल फतह को लेकर सियासत अलग से हो रही है। बीजेपी जहां बंगाल में बीजेपी सरकार की आवश्यकता बता रही, तो वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज इस पर पलटवार कर रहे हैं। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वो राज्य बड़े स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसका उदाहरण छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और कई राज्य हैं, गुजरात है। भारत सरकार जिस हिसाब से चाहती है उन सब योजनाओं का लाभ वहाँ नहीं मिल पा रहा है और कई दृष्टि से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में वहाँ की सरकार सजग है और एसआईआर को लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार सरकार पर अटैक कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि बिहार जैसा स्थिति पश्चिम बंगाल में न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार को भी साम दाम दंड भेद चुनाव आयोग गठबंधन के साथ वहाँ भी सत्ता हथियाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। छत्तीसगढ़ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के नेता प्रचार के लिए बिहार पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी नेताओं का स्ट्राइक रेट एक तरफ शानदार रहा तो कांग्रेस नेताओं को मुंह की खानी पड़ गई और अब भाजपा ने बंगाल फतेह के लिए छत्तीसगढ़ के नेताओं पर दांव लगाने की शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में और किसकी ड्यूटी बंगाल के चुनाव में लगती है, ये देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। तो देखिए, बात बिहार बंगाल की बहुत हो गई, बात करते हैं हम एसआईआर की। छत्तीसगढ़ में एसआईआर यानी कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। निर्वाचन आयोग का दावा यह है कि अब तक प्रदेश के 92% मतदाताओं के घरों में गणना पत्रक पहुंचा दिए गए हैं और अगले कुछ दिन में 100% घरों तक गणना पत्रक पहुंचा दिए जाएंगे। तो दूसरी तरफ बिहार के नतीजे आने के बाद एसआईआर को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। कांग्रेस ने अपने मतदाताओं के नाम काटने और बीएलओ पर दबाव बनाने तक का आरोप लगा दिया है। क्यों, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में मतदाताओं के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी है।
4 नवंबर से बीएलओ मतदाताओं के घर घर जाकर मतदाता सूची के लिए गणना पत्रक दे रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक अब तक बीएलओ 92% मतदाताओं के घरों तक गणना पत्रक पहुंचा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की कुल संख्या 2,12,30,737 है। इनमें से अब तक बीएलओ 1,92,50,843 मतदाताओं तक पहुंच चुके हैं। अगले कुछ दिन के भीतर बीएलओ 100% घरों तक गणना पत्रक पहुंचा देंगे, लेकिन बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस ने एसआईआर पर विरोध तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल सजग है और इसको लेकर हम लोग बूथ स्तर पे अलर्ट किए। जहां भी ऐसा कमी बेसी का है तुरंत सूचना करें ताकि भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग के यहां से गड़बड़ी से हम रोक सके। कांग्रेस को किसके ऊपर संदेह नहीं है? ईवीएम के ऊपर उसी को संदेह है, चुनाव आयोग के ऊपर उसी को संदेह है, अपने वोटर लिस्ट पर उसी को संदेह है, वोटर के ऊपर उसी को संदेह है। और ये जितने इस प्रकार के हरकत करेंगे, ये करते बोलेंगे कि एक आदमी का 10 जगह वोट है, दूसरी ओर अगर एसआईआर के माध्यम से एक जगह करेंगे इसमें भी आपत्ति है। तो खुद ही बता दें इनको किसमें सहूलियत है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत निर्वाचन आयोग जहां 92% घरों तक बीएलओ की गणना पत्रक पहुंचाने का दावा कर रहा है, तो वहीं बड़ी संख्या में घरों तक अभी पत्रक नहीं पहुंचे हैं। दूसरी तरफ बिहार के नतीजों के बाद कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में तो पहले भी इसको लेकर कांग्रेस बवाल मचा रही है और ऐसे में ये जरूरी है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो, न पात्र मतदाताओं के नाम कटे, न ही अवैध मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हों। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर चल रही हलचल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। जिला अध्यक्षों की नई सूची कभी भी आ सकती है। दिल्ली में रविवार की देर रात राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल की एक अहम बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्षों के नामों पर विस्तार से बातचीत हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाएं अंतिम दौर में है। फैसला कब तक होगा, एक रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस हाईकमान ने हर जिले से आए 6 नामों के पैनल पर मंथन पूरा कर लिया है। प्रदेश में 9 से 17 अक्टूबर तक 40 जिलों में भेजे गए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ये पैनल तैयार किया गया था। ये नाम लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। एआईसीसी की बैठक में इन नामों पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। संभावित नाम: रायपुर शहर सुबोध हरिद्वाल, रायपुर ग्रामीण प्रवीण साहू, दुर्ग ग्रामीण राकेश कुमार, अंबिकापुर बालकृष्ण पाठक, जगदलपुर सुशील मौर्य। इस बार जिला अध्यक्षों में बड़े बदलाव के संकेत हैं। बताया जा रहा है कि 14 में से सिर्फ 5 पुराने अध्यक्षों को मौका मिल सकता है, जबकि बाकी जिलों में नए चेहरे देखने को मिलेंगे। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनेगा तो नींद हराम हो जाएगी, नींद उड़ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 साल में इतना भ्रष्टाचार कर दिया, इस प्रदेश की व्यवस्था को बद से बदतर कर दिया कि जो अध्यक्ष बनेगा वो लड़ाई लड़कर इनकी नींद हराम करेगा। भविष्य के गर्भ में है और हाईकमान को निर्णय लेना है। सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा काम करेंगे, जिसको भी मौका मिलेगा उसके साथ मिलकर के पार्टी को मजबूत करेंगे और रायपुर शहर में 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए विजय दिलाने का काम करेंगे आने वाले चुनाव। अब सबकी निगाहें दिल्ली में चल रही बैठकों पर टिक गई हैं। क्या वाकई जिला अध्यक्षों की बहुप्रतीक्षित सूची जल्द जारी होगी और किन दावेदारों के नाम पर हाईकमान की अंतिम मुहर लगेगी, इसका खुलासा बहुत जल्द होगा। मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। और चलिए अब आपको धान खरीदी से जुड़ी हुई जानकारी दे देते हैं। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी इस वक्त हो रही है। 15 नवंबर से खरीदी की शुरुआत हुई और 2.5 महीने यानी कि 31 जनवरी 2026 तक ये चलने वाला है। पड़ोसी राज्यों से आने वाले अवैध धान को लेकर चेक पोस्ट भी बना दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद दूसरे राज्यों से बिचौलिए धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाना चाहते हैं। सिर्फ 2 दिन में जांच की टीम ने 19,320 क्विंटल धान जब्त कर लिया है और इसको लेकर सियासत भी प्रदेश में हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की सियासत धान और किसान के इर्द गिर्द घूमती रहती है।
सरकार कोई भी रहे, धान खरीदी किसानों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। इस बार भी सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है। यही कारण है बिचौलिए छत्तीसगढ़ से लगे राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लाकर धान खपाने की फिराक में है। सरकार की सारी व्यवस्थाओं के बावजूद 2 दिन में जब्त किए गए धान कई सवाल खड़े करते हैं। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, सीमाओं में चाक चौबंद व्यवस्था नहीं है, अवैध धान को रोकने पूरी मुस्तैदी से काम करने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, धान के अवैध परिवहन को रोकने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, एक भी परिंदा बाहर पर नहीं मार सकता। मुझे लगता है सरकार अभी तक जितनी धान खरीदी है उतनी ही धान जब्त हुई, चोरी से पकड़ी भी गई है, चोरी से। मतलब कुल मिलाकर धान खरीदी के पहला और दूसरे दिन ही इतनी 19,000 से अधिक 19,000 क्विंटल से अधिक इतनी बड़ी खेप में दूसरे राज्यों का धान अगर राजधानी में आता है, मतलब सोच लीजिए कि प्रदेश के सीमाओं वाले क्षेत्रों में क्या स्थिति हो सकती है। कल ही तो धान खरीदी चालू हुआ है और कल मुझे लगता है कि केवल शुरुआत हुआ है, पूजा उजा हुआ होगा और किसी जिले में आ गया हो तो 2 दिन हुआ है, शनिवार रविवार, तो रविवार तो छुट्टी ही रही, शनिवार भी छुट्टी था। आज से धान आएंगे तो जब खरीदी ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से अवैध धान आएगा। इस बार इतनी कड़ाई की है कि मुझे लगता है कि कोई परिंदा भी पंख नहीं मार पाएगा, एक दाना धान बाहर से आने की किसी प्रकार की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए 3100 रुपए में धान खरीदने की व्यवस्था की है, लेकिन दूसरे राज्यों से भी लोग आकर यहां धान खपाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ इसे रोकने के लिए ठोस इंतजाम करने की जरूरत है, बल्कि किसानों को भी बाहरी धान को रोकने के लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। तभी प्रदेश में अवैध धान को रोका जा सकेगा और MSP का लाभ हमारे वास्तविक किसानों को होगा। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। और इसके साथ ही सुबह सवेरे में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए अंचल। नमस्कार।